स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट 3 पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में यानी चैप्टर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, डाइजेशन इन ह्यूमंस और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट बकल कैविटी और ऑरल कैविटी को कंप्लीट किया। ऑरल कैविटी में हमने टिथ, टंग और सलिवरी ग्लैंड्स को हमने समझा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक है, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट फेरिंग्स एंड इसोफेगस है। अब हम यहां पर सबसे पहले फेरिंग्स को समझते हैं। The pharynx is the part of the throat behind the mouth and nasal cavity and above the esophagus and larynx। अब देखिए, हमारा जो थ्रोट वाला पार्ट है यानी कि गले वाला पार्ट है, गले का अंदरूनी अपर पार्ट फेरिंग्स कहलाता है। अब हमने माउथ पार्ट को पढ़ा। माउथ पार्ट में जो पीछे का अंदरूनी हिस्सा है वही हमारे थ्रोट का अपर पार्ट है। अगर आप उस पार्ट को अच्छे से समझना चाहें तो आप मिरर में अपने माउथ को ब्रॉडली ओपन करके देखें या फिर अपने फ्रेंड को कहें कि अपना मुंह खोल के दिखाओ ना, ठीक है। अब आप उसमें देखेंगे कि एक मस्कुलर पार्ट लटक रहा है और अंदरूनी हिस्से की तरफ एक पैसेज जा रहा है, वही पार्ट फेरिंग्स है। हमारे नॉस्ट्रियल पार्ट से जो हम एयर इनहेल करते हैं वो भी अंदरूनी हिस्से में यहीं पर आती है। यानी फेरिंग्स वह पार्ट है जहां पर हमारे नेजल पार्ट से ली जाने वाली हवा भी अंदर जाती है और हमारे माउथ पार्ट से लिया गया फूड भी अंदर जाता है। हमारे मुंह के अंदरूनी हिस्से में एक मस्कुलर पार्ट लटका हुआ दिखाई देता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसोफेगस की। इसोफेगस हमारे माउथ पार्ट और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। हमारे माउथ पार्ट का पीछे वाला हिस्सा या हम कहें इस इसोफेगस का आगे वाला हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है। द टंग पुशेस द च्यूड फूड into a short muscular tube called the pharynx. From the pharynx, the food goes into a long and narrow muscular tube called the food pipe और इसोफेगस। हमारे द्वारा चबाए गए फूड को हमारी टंग पीछे की तरफ धकेलती है, जिसके कारण चबाया गया भोजन एक पतली मस्कुलर ट्यूब में जाता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। इस फेरिंग्स से फूड एक लंबी पतली मस्कुलर ट्यूब में जाता है। इस मस्कुलर ट्यूब को ही हम फूड पाइप या इसोफेगस कहते हैं। When the slightly digested food enters the food pipe, the walls of the esophagus start contracting and expanding to push the food down into the stomach। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड का मतलब होता है ऐसा फूड जिसका डाइजेशन स्टार्ट तो हो गया है लेकिन कंप्लीटली अभी डाइजेशन हुआ नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं हमारे माउथ में सलाइवा पाई जाती है और सलाइवा के कारण कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी फूड पाइप में एंटर करता है। जब वो फूड पाइप में जाता है तो इसोफेगस की वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते हैं, यानी वेव लाइक मूवमेंट होते हैं, जिसके कारण फूड को स्टमक की तरफ पुश किया जाता है। द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस इन ए वेव लाइक एक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इसोफेगस की वॉल्स के द्वारा फूड को नीचे की तरफ यानी स्टमक की तरफ धकेलना ही पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसोफेगस की वॉल्स में
वेव लाइक मूवमेंट को ही पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द इसोफेगस। इसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस का वर्क सिर्फ फूड को माउथ पार्ट से स्टमक तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट पार्ट, डू यू नो? You must not eat hurriedly or talk or laugh loudly while eating, as it may causes hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe instead of entering the esophagus. अब देखिए यहाँ पर hurriedly का मीनिंग है हड़बड़ी, hiccup का मीनिंग है हिचकी, choking sensation का मीनिंग है घुटन फील होना। अब देखिए हमें हड़बड़ी के अंदर या बोलते हुए या हंसते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमें हिचकी की प्रॉब्लम और चॉकिंग सेंसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा तब होता है जब हमारा फूड पार्टिकल इसोफेगस में जाने की बजाय विंड पाइप में चला जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रियल्स टू द लंग्स। It runs adjacent to the esophagus. अब देखिए हमारे थ्रोट पार्ट के अंदर इसोफेगस भी होती है और विंड पाइप भी होती है। हमारे फेरिंग्स के अंदर नॉस्ट्रियल पार्ट से जो एयर आती है वह एयर विंड पाइप के द्वारा लंग्स में जाती है और माउथ पार्ट से फूड पार्टिकल्स फेरिंग्स से इसोफेगस में होते हुए स्टमक तक जाते हैं। इस प्रकार विंड पाइप और इसोफेगस साथ साथ में चलते हैं। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड पास थ्रू ए कॉमन पैसेज। वी कैन नॉट ब्रीथ एंड swallow एट द सेम टाइम। अब देखिए हमारे थ्रोट में विंड पाइप और इसोफेगस साथ साथ में चलते हैं, लेकिन हमारे थ्रोट का फेरिंग्स वाला पार्ट कॉमन होता है। हम सांस लेना और निगलना एक साथ नहीं कर सकते हैं। When food is swallowed, a flap-like valve called the epiglottis closes the passage of the windpipe and guided the food into the esophagus. If by chance food particles enter the windpipe, it gets choked and results in cough or hiccups. जब भी हम फूड को निगलते हैं तो एपिग्लोटिस विंड पाइप को ढक लेता है, जिससे फूड सिर्फ इसोफेगस की तरफ ही जाता है। अगर किसी कारण से अचानक फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में चला जाए तो हमें कफिंग होने लगती है और हिकअप्स आ जाती हैं। इसलिए हमें खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाते वक्त बोलने और हंसने से फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में जा सकते हैं और विंड पाइप में फूड पार्टिकल्स के जाने पर चॉकिंग सेंसेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं स्टमक, या हम कहें एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टमक है। फ्रॉम इसोफेगस द फूड गोज टू द स्टमक। द स्टमक इज ए J-shaped thick walled organ present on the left side of the abdomen. It is the widest part of the alimentary canal. स्टमक हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में होता है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी शेप अल्फाबेट J की तरह होती है। यह थिक वॉल्ड होता है और हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इस स्टमक की इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। These glands secrete gastric or digestive juices which contains three substances: hydrochloric acid, pepsin and mucus. ये जो ग्लैंड्स हैं वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है और डाइजेस्टिव जूसेस को ही हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस डाइजेस्टिव जूस में 3 टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एसिड है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही है जो हम इंडस्ट्रियल यूज में लेते हैं, यानी हमारी स्टमक की इनर वॉल से गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है
और हमारे फूड में पाए जाने वाले प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस इज ए थिक लिक्विड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कई पार्ट्स के द्वारा म्यूकस सिक्रीट किया जाता है और ये एक थिक लिक्विड होता है। द स्लाइमी प्रोटेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ म्यूसिन। जनरली म्यूकस एक प्रोटेक्टिव सिक्रीशन है जिसमें म्यूसिन पाया जाता है। हमारे नेजल पार्ट से जो लिक्विड सिक्रीट होता है वह म्यूकस ही है। इसके अलावा जो स्पुटम होता है वह भी म्यूकस ही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills many harmful bacteria that enter with the food. It makes the medium in stomach acidic, which enhance the action of digestive enzymes. हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम को इंक्रीज करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, हमारी बॉडी में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये पेप्सिन एंजाइम एक इनएक्टिव फॉर्मेट में रहता है। जैसे ही एसिडिक मीडियम इंक्रीज होता है, पेप्सिन एंजाइम एक्टिव फॉर्मेट में आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है और एसिडिक मीडियम फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ फूड के साथ जाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को भी स्टमक में ही खत्म कर दिया जाता है। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of enzymes and acid. अब देखिए, हमारी स्टमक की इनर लेयर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ म्यूकस भी सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नेचर कॉरोसिव होती है। म्यूकस वहां पर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स की रिएक्शन से स्टमक की वॉल का प्रोटेक्शन करता है। In the acidic medium, pepsin digests the proteins in the food to form simple soluble substances called peptones. इसी के साथ साथ जो फूड में प्रोटीन होता है, एसिडिक मीडियम में पेप्सिन एंजाइम उस पर रिएक्शन करता है और फूड में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल और सॉल्युबल प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। यहां पर एक रिएक्शन के द्वारा भी इसे समझाया गया है। एरो के लेफ्ट पार्ट में प्रोटीन्स हैं, एरो के ऊपर पेप्सिन एंजाइम को दिखाया गया है और स्टमक में एसिडिक मीडियम इसकी रिक्वायरमेंट बताई गई है। यानी प्रोटीन्स पर पेप्सिन एंजाइम की रिएक्शन हो रही है और वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। थिंक HCl is a highly corrosive mineral acid, but the stomach remains safe from it. How? Students, we know that HCl is a highly corrosive mineral acid, but the stomach remains safe from it because when the gastric glands release HCl, they also release a substance called mucus. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो HCl के साथ साथ म्यूकस का भी सिक्रीशन करती है और ये म्यूकस ही HCl के करोसिव नेचर से हमारे स्टमक को बचाता है। Consequently, the food gets converted into a partially digested semi-solid food called chyme. The chyme leaves the stomach and enters the small intestine. स्टमक में HCl और डाइजेस्टिव जूसेस की रिएक्शन के कारण फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड होता है जिसे हम काइम कहते हैं। फिर ये काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं नो मोर मीन्स अधिक जाने। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक अजीब घटना से हमें स्टमक के काम का पता चला। ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज एक्सीडेंटली हिट बाई ए shotgun in 1822. The bullet had seriously damaged his abdomen
and made a hole in his stomach. 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के व्यक्ति को गलती से शॉटगन की बुलेट लग गई। बुलेट ने उसके एब्डोमेन को सीरियसली डैमेज्ड कर दिया और उसके स्टमक में एक होल हो गया। He was brought to an American doctor, William Beaumont. उन्हें एक अमेरिकी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट के पास लाया गया। Martin survived, but the doctor could not close the hole properly and left it bandaged. मार्टिन को बचा तो लिया गया, लेकिन डॉक्टर उसके होल को प्रॉपर बंद नहीं कर पाए और वहां पर पट्टी बांध दी गई। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole and observe the digestive processes. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने स्टमक के अंदर की डाइजेस्टिव प्रोसेस को इस होल से ऑब्जर्व करने के एक अवसर के रूप में लिया। He began to perform experiments on digestion using Martin's stomach without giving any discomfort to him and made some wonderful observations. उन्होंने मार्टिन के स्टमक का यूज करके डाइजेशन पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए और इससे मार्टिन को भी कोई असुविधा नहीं हुई। He found that the stomach churns the food. यहाँ पर चर्न्स का मीनिंग होगा मथना। उन्होंने देखा स्टमक हमारे फूड को मथता है। द वॉल ऑफ स्टमक secretes certain gastric juices which help in the digestion of food. स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। He came to this conclusion by mixing the gastric juices from the stomach with the food. The food mixed with the gastric juices of the stomach dissolved after some time. वह स्टमक से गैस्ट्रिक जूसेस को फूड में मिलाकर इस कंक्लूजन पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि फूड में गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स करने पर फूड डिसॉल्व हो जाता है। This lead to an important discovery that the stomach secretes digestive juices which digest the food into nutrients which the body uses. इस एक्सपेरिमेंट से एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई कि स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है और आफ्टर डाइजेशन हमारी बॉडी फूड के न्यूट्रिएंट्स को काम में लेती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से एक अजीब घटना से स्टमक की एक्टिविटी के बारे में हमें पता चला। डू यू नो, समटाइम्स वी वॉमिट द फूड। दिस हैपन्स व्हेन आवर स्टमक रिजेक्ट्स द फूड वी हैव ईटन। द एंटीपेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक वॉल एंड द इसोफेगस पुश द फूड अप टू द इसोफेगस। कभी कभी हम भोजन को उल्टी कर देते हैं। यह तब होता है जब हमारा पेट हमारे द्वारा खाए गए फूड को रिजेक्ट कर देता है। हमारी स्टमक की वॉल और इसोफेगस एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के कारण फूड को बाहर की तरफ पुश कर देते हैं और इस कारण हमें वॉमिट हो जाती है। अब देखिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण फूड इसोफेगस से स्टमक में गया था, तो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो गया? अपोजिट रिएक्शन हो गया और इस कारण से एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण हमें वॉमिट हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम कहें एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. It is about 7.5 meters long and arranged in the form of a coil. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और कॉइल फॉर्मेट में अरेंज होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम टू ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज, थ्रू ए कॉमन डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन एक
कॉमन डक्ट के द्वारा दो ग्लैंड्स लीवर और पैनक्रियाज से सिक्रीशन प्राप्त करती है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करती है, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। Here, the partially digested food gets mixed with pancreatic juice, bile juice, and intestinal juices. The process of digestion completes in the small intestine. अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण फूड एसिडिक होता है। स्टमक से सेमी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो हम उसे काइम कहते हैं। इस काइम में पैनक्रियाज से सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से सिक्रीट बाइल जूस एंड इंटेस्टाइन से सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस मिक्स होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में इन सभी जूसेस के मिक्स होने के कारण डाइजेशन प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीवर। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में स्थित होती है। हमारे एब्डोमेन में थोरेसिक पार्ट में राइट साइड के लंग के नीचे की तरफ ये स्थित होती है। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सिक्रीट्स बाइल जूसेस विच इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर लोकेटेड नियर द लीवर। लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। यह बाइल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। गॉल ब्लैडर लीवर के पास में ही सिचुएटेड होता है। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस हमारे फूड के कंपोनेंट फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट्स आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट्स इन द फूड बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इजीली। हमारे फूड में जो फैट होती है वो बिग ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में होती है, या हम कहें फैट काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए उनका डाइजेशन इजीली नहीं हो पाता है। बाइल जूस ब्रेक्स दीज बिग ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड मेक्स देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इजियर। इस प्रकार से बाइल जूस हमारी लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है, जिस कारण डाइजेशन इजीली हो जाता है और फैट का एब्जॉर्प्शन भी इजीली होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं पैनक्रियाज। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाज हमारे स्टमक के जस्ट नीचे एक बड़ी क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। अगर पैनक्रियाज के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट एक लूप की तरह होता है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये लूप एक यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस लूप के बीच में ही पैनक्रियाज सिचुएटेड होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पैनक्रियाज स्टमक के नीचे की तरफ स्थित होता है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और स्प्लीन से घिरा हुआ होता है। द पैनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrates and proteins and change them into simple forms. पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से रिएक्शन करता है और उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस प्रकार से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले पार्ट में पहुंचता है। डाइजेशन विच स्टार्ट्स इन द माउथ इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
फूड का डाइजेशन जो माउथ पार्ट में स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के कंप्लीट होता है। यानी सबसे पहले माउथ पार्ट में डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर स्टमक में होता है, फिर ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम भी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में डाइजेशन होता है। द एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट अपॉन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इस प्रकार से इंटेस्टाइनल जूसेस में पाए जाने वाले एंजाइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। अब देखिए हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है आफ्टर डाइजेशन वह सिंपल शुगर में यानी ग्लूकोज में टूट जाता है। द फैट्स गेट ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और जो हमारे फूड में फैट होती है और आफ्टर डाइजेशन फैट अपने सिंपल सब्सटेंस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रोटीन्स गेट ब्रोकन इनटू एमिनो एसिड्स। और ठीक इसी प्रकार हमारे फूड का कंपोनेंट प्रोटीन भी अपने सिंपल सब्सटेंसेस एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। अब आप इनको रिएक्शन फॉर्मेट में भी समझ सकते हैं। इंटेस्टाइन में पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट पर जब इंटेस्टाइनल जूस रिएक्शन करता है तो वो अपने सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार फैट्स भी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन्स अपने सिंपल सब्सटेंसेस एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं हमारे फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आफ्टर डाइजेशन सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने पर ही हमारी बॉडी उन्हें यूटिलाइज कर पाती है। नेक्स्ट, डू यू नो फैट्स इन गोट्स मिल्क आर मच सिंपलर देन दोज इन काउज मिल्क। देयरफॉर गोट्स मिल्क इज मच इजियर टू डाइजेस्ट देन काउज मिल्क। बकरी के दूध में जो फैट होती है वो गाय के दूध के फैट की कंपेयर में सिंपल होती है, इसलिए बकरी का दूध डाइजेस्ट करने में इजी रहता है। इसलिए बकरी का दूध गाय के दूध के कंपेयर इजीली डाइजेस्ट होता है। द मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट इन द फूड डू नॉट नीड टू बी चेंज्ड। सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब them as they are। हमारे फूड में जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं उन्हें डाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सिंपल फॉर्मेट में ही होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं उन्हें डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी सेल्स के द्वारा वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। हमारे फूड में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक एज ए कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। मिनरल्स और विटामिन्स के डाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती और वाटर भी इजीली एब्जॉर्ब होता है। इस वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन पर डिस्कशन किया। इसी के साथ साथ हमने दो ग्लैंड्स लीवर और पैनक्रियाज को भी पढ़ा और डाइजेशन प्रोसेस को समझा। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।